ओल्ड वर यू व्हेन यू गॉट टू नो कि किडनी का काम सिर्फ यहाँ पे यूरिन पास आउट करने का नहीं होता? मेरा तो दिमाग फट गया था जब मुझे पता चला था, रियलिटी चेक हुआ था मेरे साथ कि एक्चुअल किडनीज का काम क्या होता है। ब्लड को फिल्टर करना और सेकेंडली ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना, है ना। आई वॉज तो वे टू लेट टू नो दिस। आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपको किडनी का एक्चुअल फंक्शन पता होगा। कोई बात नहीं, चलो तो आज का टॉपिक अगर मैं बताऊं, वी जस्ट हैव टू डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड वी जस्ट हैव टू डिस्कस नर्वस सिस्टम। दोनों बहुत 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 छोटे टॉपिक्स हैं और यहाँ पे स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, तो कंग्रेचुलेशंस, आज आपकी पढ़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू मेमोराइज टुडे, ठीक है। बहुत साइंटिफिक नहीं होगा, आई विल टेल यू इन द वेरी सिंप्लीफाइड वे एंड इन दिस वे वी विल हैंड डाउन आवर CDS 1 2023 एग्जाम। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बचपन में अगर थोड़ा सा देखा हो, बीन्स जैसे ब्राउन कलर की किडनी होती है जिससे 2 पाइप्स निकलते हैं जिसको यूरेटर्स बोला जाता है। वो यूरिन कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड हो सकता है ना, एक्सपांड हो सकता है और एक लेवल तक वो एक्सपांड होगा, फिर यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज हो जाती है। दिस इज बेसिकली योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। उसके अंदर अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन होता है जो इसका मोस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके अंदर एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। देयर आर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनी। वहां पे एक्चुअली ब्लड का पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर यूरिन आती है यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड देन इट गोज आउट। तो हमें क्या पता चलता है? किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट क्लोका इज नॉट। क्लोका का मतलब हमने कहाँ देखा था? क्लोका को हमने पहले कहाँ स्टडी किया था? दिस इज नोन एज योर रिपीटेड रिविजन। इस तरीके से हमें चीज़ों को कनेक्ट करना है। अब तुरंत से याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने क्लोका पढ़ाया था जब हम एनिमल किंगडम को स्टडी कर रहे थे, है ना। एनिमल किंगडम तुरंत ट्रेस करो, मैंने आपको पूरा चार्ट और पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे भी। एनिमल किंगडम के अंदर हमने वर्टेब्रेट्स जब पहुंच गए थे, उसके अंदर हमने देखा था एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया के अंदर हमने क्लोका पढ़ा था कि वो अपना पूरा रिप्रोडक्टिव वाली चीज़ें, अपने एजेंट्स सारे और अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी सारे वेस्ट वगैरह क्लोका में ही रिलीज करते थे। दैट वाज काइंड ऑफ कैविटी प्रेजेंट इन द एम्फीबिया, ठीक है। तो ये ह्यूमंस का पार्ट नहीं है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग: अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। पहले हम ये जान लेते हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये होता क्या है। देखो, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। बात समझ में आ रही है? अमोनिया के फॉर्म में ये अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। यूरिकोटैलिक क्या होता है? जो यूरिक एसिड के फॉर्मेट में वो अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। बेसिकली उनके यूरिन में, उनके वेस्ट प्रोडक्ट में आपको यूरिक एसिड मिलता है। और यूरियोटैलिक जो ह्यूमंस में होता है, मतलब ह्यूमंस क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, तो हमें यूरियोटैलिक बोला जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या रिलीज करते हैं। अमोनोटैलिक टेडपोल्स ऑफ एम्फीबियंस ही होते हैं। एम्फीबियंस जैसे जो लार्वा होते हैं ना, फ्रॉग्स वगैरह के, दे आर अमोनोटैलिक। यूरिकोटैलिक बेसिकली बर्ड्स होते हैं और यूरियोटैलिक आपके ह्यूमंस, कैट, फिश वगैरह, ये भी आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, यू मस्ट नो दिस। ओके, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे दोबारा देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिजम्स विद देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट, यू नो। ये तो वापस से देखना बनता ही है। मैंने आपको डिटेल में पूरा चार्ट प्रोवाइड किया था, पूरे नोट्स प्रोवाइड किए थे। क्लियरली अगर नहीं दिख रहा तो टेलीग्राम पे मैंने अच्छी वाली फोटो भी भेजी थी, तो आप उसको देख सकते हो। ये मतलब इस तरीके से नोट्स बनाया करो जिसमें मिनिमम एक जगह पे आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखाई देती हो, तो आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर पाते हो कि यस, इतनी ही पढ़ाई करनी है। एंड व्हेन थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू तो रिलेट करना आसान हो जाता है।
है ना। चलो ठीक है, कॉकरोच से शुरू करते हैं। कॉकरोच इज व्हाट, आपका आर्थ्रोपोडा है। क्या है, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वाले से बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट्स में क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था आपका, मालफिजियन ट्यूब था, मालफिजियन ट्यूब है ना, ए का 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने अर्थवॉर्म पढ़ा था। अर्थवॉर्म किस में आता है, एनीलिडा में आता है। किस में आता है, एनीलिडा में। अब एनीलिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रीडिया। ये हमने बहुत अच्छे से याद कर करके पढ़ा हुआ है ना, याद करके। फिर एक हमने फ्लैटवॉर्म पढ़ा था। फ्लैटवॉर्म भी अच्छे से हमने देखा था, उसका क्या था, फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या था उसका, फ्लेम सेल्स था। ओके, प्रॉन्स, प्रॉन्स का क्या था, एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स। कैटफिश का क्या हो जाएगा आपका, कैटफिश का आपका ह्यूमंस की तरह किडनी हो जाएगा, राइट। फिर आपका बेलानोग्लोसिस का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। बात समझ में आ रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन लाइनर में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये आराम से बैठ के इसको देख लेना। एनिमल किंगडम का आपका पूरा चार्ट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हमारी किडनी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो आपसे ना किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्चुअली जो हमने किडनी देखी ना यहाँ पे, इस तरीके से किडनी के अंदर मैंने आपको बोला था फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो ये जूम इन करके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इस तरीके से बॉमेंस कैप्सूल होता है, बॉमेंस कैप्सूल। इसके अंदर एक आर्टरी एंटर करती है जिसको क्या बोला जाता है, एफरेंट आर्टरी। इसके पास कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। फिर यहाँ पे गुच्छे जैसा होता है, गुच्छे से निकल के आपकी जो आर्टरी निकलती है उसको क्या बोला जाता है, इफरेंट आर्टरियोल, जिसके पास प्योर ब्लड है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। बेसिकली यहाँ पे छलनी जैसा टाइप, स्ट्रेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा होता है, जिससे बहुत फाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे यूरिया, जैसे अमीनो एसिड्स, यही बस यहाँ से रिलीज हो सकते हैं। सोडियम यहाँ से बाहर निकल सकता है ना, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी पूरा ब्लड प्योर होके यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से ये ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, राइट। ओके, देन व्हाट हैपेंस, ये जो पूरा है ना, ये वाटर, अमीनो एसिड्स, सोडियम के आयंस वगैरह, ये सब आगे निकलते हैं, ये सब आगे निकलते हैं। बहुत सारा पानी यहाँ से निकलता है, यू नो। कितना पानी, आप जस्ट इमेजिन करो कितना पानी निकलता होगा यहाँ पे। लगभग 150 लीटर, 150 या 180 लीटर जितना पानी यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है ना। नेफ्रॉन्स है, पर डे की बात कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा रिलीज तो होता नहीं है ना। हमारा यूरिन कितना निकलता है, 1-2 लीटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो हम यूरिन करते नहीं है। तो उसका क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है, किडनी, अब मैंने आपको 2 रोल बताए थे। एक तो ब्लड प्योरिफिकेशन, वो हमें पता चल गया कि हाँ किडनी ब्लड प्योरीफाई कर रही है यहाँ पे। अब दूसरा हमारा काम क्या था, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। अब किडनी को है ना इशारे मिलते हैं, हार्मोन्स के थ्रू इशारे मिलते हैं कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है। अब ये कैसे डिपेंड होता है ब्लड वॉल्यूम, कभी कभी आप पानी कम पीते हो, जैसे मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा। वो जब रोज़ा रहते हैं पूरे दिन पानी नहीं पीते, है ना, पूरा दिन बिना, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाती है। बात समझ में आ रही है। ब्लड वॉल्यूम की कमी होने की वजह से किडनी को ये बताया जाता है कि यार अब आप बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से फेंक मत देना, बॉडी को पानी की ज़रूरत है, तो यूरिन कम रिलीज होती है। और जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो आप बार बार यूरिन करते हो, मतलब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हॉर्मोन्स इनको ये मैसेज पहुंचाते हैं कि किडनी अब आप ज़्यादा पानी बाहर निकाल सकते हो, बॉडी को पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी के पास, बॉडी के पास बहुत एक्सेस पानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। होता क्या है,
यहाँ पे देखो, होता एक्चुअल में कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हुआ, वहां से पीसीटी में सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, वहां पे एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड आपको समझने इंपॉर्टेंट है, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। ठीक है, अब इसको सब लोग उल्टा मान लेते हैं, इसलिए आपके स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इस ट्यूब में जहाँ से यूरिन पास आउट हो रहा है ना, फिल्टर आउट होके वेस्ट मटेरियल यहाँ से पास होगा, ठीक है, अब इसका क्या होगा, दिस विल गेट कनेक्टेड टू यूरेटर्स। बात समझ में आ रही है, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन, इमेजिन करना थोड़ा सा। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि बॉडी कहती है कि यार इतना ज़्यादा सोडियम यहाँ पे निकल गया, बॉडी को सोडियम की ज़रूरत है, तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि मतलब बॉडी जो है उसने सोडियम रिटेन कर लिया, कि यार ये ऐसा होता है ना कि डस्टबिन में हमने कुछ फेंक दिया, फिर हमें दिखा कि वो तो इंपॉर्टेंट है तो डस्टबिन से बाहर निकाल लिया, दिस इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन का मतलब क्या होता है, सेक्रीशन का मतलब बॉडी टू ये ट्यूबुल्स में, इसे रीनल ट्यूबुल्स भी बोला जाता है, रीनल ट्यूबुल्स में फेंक देना कि नहीं नहीं इसकी तो जरूरत नहीं है ना, कि डस्टबिन से कभी आप पेपर उठाते हो फिर देखते हो कि नहीं नहीं ये तो काम का नहीं था, वापस फेंक दो, दिस इज नोन एज सेक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब ट्यूबुल्स में कचरा वापस आना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब वो कचरे को वापस बॉडी में ले लेना क्योंकि बॉडी को अभी उसकी ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है, ये दो चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब आप समझो, फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस में, फिर पीसीटी में आयंस, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन हो गया कि इसे हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, और जो जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह थे वो सेक्रीट कर दिए, सेक्रीट कर दिए मतलब इसको दे दिए, ये तो कचरे के फॉर्म में बाहर निकल ही रहा है। ओके, पीसीटी से आगे बढ़ते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कि इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे 150 लीटर पानी, आप सोचो 99% चीज़ें यहाँ पे वापस एब्जॉर्ब हो जाती है, ओनली 1% यूरिन के फॉर्मेट में बाहर निकलता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत साइंटिफिक वे में लिखा है, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। ओके, पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। ठीक है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि यार ये इतने भी खराब नहीं हो गए कि यूरिन के फॉर्मेट में निकल जाए, अभी इसका काम चल जाएगा। तो पहले पानी निकल गया, फिर सोडियम और क्लोराइड निकल गया, फिर फाइनली ये जाता है डिस्टल ट्यूबुल में। अब डिस्टल ट्यूबुल में बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन होगा, है ना, सिलेक्टिवली सेक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब्स डिफरेंट आयंस टू मेंटेन द ब्लड पीएच। बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई आयंस चाहिए होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं चाहिए होगा, एक्स्ट्रा होगा बॉडी के पास तो ये सेक्रीट कर देगा। डिस्टल ट्यूबुल के बाद हम जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में फिर वही फाइनल अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, हर जगह वही काम हो रहा है। फिर अगर कलेक्टिंग डक्ट से वो चीज़ निकल गई तो फिर जाके वो यूरेटर में चली जाएगी, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आपका होमवर्क है जिसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। किडनी में आपका कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कहाँ पे होते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे रिलेट हुआ है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है किडनीज में। ठीक है, चलो, किडनी मतलब पूरे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्वेश्चन आता है विच हार्मोन इंटरफेयर्स इन द वर्क ऑफ एक्सक्रीशन। अभी मैंने बोला
कि हॉर्मोन्स ही एक्चुअली गवर्न करते हैं कि आपका ब्लड वॉल्यूम के हिसाब से किडनी को सिग्नल दिया जाता है कि आप ज़्यादा फिल्टर करो, कम फिल्टर करो, है ना, उस हिसाब से। तो वासोप्रेसिन को ADH भी बोला जाता है। ADH का मतलब क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अच्छा, बायो की बड़ी वाली वीडियो जो आने वाली है ना, स्टडी प्लान में आप पूरा देख लेना। मैंने जो आपको 30 डेज का टॉपिक वाइज स्टडी प्लान दिया है टेलीग्राम में, वहाँ पे जब बायो की मेगा वीडियो आएगी ना, तब वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कि आपके कौन सा हार्मोन कौन सेक्रीट करता है, उसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन योर मेगा वीडियो। बड़ी वाली मैराथन वीडियो होगी, उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसोप्रेसिन को बोला जाता है ADH। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये किडनी को बोलता है कि ज़्यादा फिल्टर मत करना, बॉडी में पानी की कमी है तो आप ज़्यादा यूरिन पास आउट मत करना, सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लेना। फिर अल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन, ये भी सारे आपके काम आते हैं किसमें? सिग्नल करने में, आपके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाने में। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन हॉर्मोन्स का नाम याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्रेनियल नर्व्स है, उसके काम के साथ आपको इसको मैच करना है, ठीक है। बेसिकली दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। यही आपका हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ सेक्रीट करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है। और इसका फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। अब मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, और यही चीज़ मैंने ना शायद 10th या 12th क्लास में भी गलती करी थी, तो आप मत करना। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरॉन इज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। बेसिकली है ना, दो टाइप से आप नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी आपके दो टाइप्स हो जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बहुत आसान है। कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कंट्रोल आपका रेगुलेट करती है, मतलब इट रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी बॉडी प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। क्या आप चाहते हो क्या अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो अगर आप चाहो कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं अपने हार्ट को बंद कर देता हूँ, इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इनवॉलंटरी होता है ना। तो हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, मतलब जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, दे आर नोन एज इनवॉलंटरी। वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द CNS एंड रिले द मोटर मूवमेंट्स, राइट। सोमैटिक यहाँ पे बेसिकली रिले गेम की तरह काम चलता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और दो पार्ट्स आपके आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको मैं बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझाने वाली हूँ। अभी पहले बैक टू क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। ओके, तो आपके 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से इमर्ज होती है, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होती है, ठीक है। तो 31 तो हम याद रख नहीं पाएंगे, 12 तो याद रख ही सकते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच आर एमर्जिंग फ्रॉम योर ब्रेन। उसके फंक्शन क्या है वो आपको याद रहना होगा। अब ये जो नंबर है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखे हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 1, नंबर 2, ये आप इसको शफल नहीं कर सकते हो। दिस विल रिमेन सेम। 1 इज ऑलवेज ऑल्फैक्टरी, 2 इज ऑलवेज ऑप्टिक, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल के सेंस को कंट्रोल करता है, आपके नाक से रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक
इज अबाउट योर विजन एंड लाइट. विजन एंड लाइट याद करते हुए चलो. क्रेनियल नर्व नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर, मतलब वो आपके प्यूपिल, आंख में जो प्यूपिल होता है उसका कंस्ट्रिक्शन वगैरह, जो आंखों के मसल्स हैं उसको कंट्रोल करती है ऑक्यूलोमोटर. फोर्थ ट्रोक्लियर. ट्रोक्लियर मतलब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ट्रोक्लियर मतलब आपकी आंखों के बाहर के जो मसल्स है उसको वो कंट्रोल करता है ट्रोक्लियर. क्रेनियल नर्व नंबर 4. क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल. ये दांत के अराउंड, जो आपका माउथ के अराउंड एरियाज होते हैं ना जहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड होते हैं. तो पता है मुझे हुआ है अभी, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू कंटेंट ताकि आपके डेली टारगेट्स ना रुके. मुझे जो हुआ है उसे बोला जाता है पेरोटाइटिस. मतलब होने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि ये होता क्या है, बट येस दिस मे कम इन योर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरोटाइटिस में क्या होता है, आपका पेरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, यू डोंट एबल टू ईट एनीथिंग. तो या ट्राइजेमिनल नर्व भी उससे अटैच्ड होती है पेरोटिड ग्लैंड के अराउंड, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, तो या पेरोटाइटिस ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना. वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसको मम्प्स भी बोला जाता है. ओके चलो ठीक है. आई एम पुटिंग वेरी मच एफर्ट टू स्पीक, तो प्लीज पूरी वीडियो देखना और ध्यान से अपने पूरे गोल को खत्म करना. यहाँ से एक आधा ही क्वेश्चन आता है बट ज्यादा ही साइंटिफिक होता है, तो यू नीड टू स्टडी. ओके, एब्ड्यूसेंस. एब्ड्यूसेंस आपके वापस आंखों से रिलेटेड ही होते हैं. एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल. फेशियल मसल्स, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस, डांस में जब जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी फेशियल नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती हैं. वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, इसका मतलब क्या होता है, आपके हियरिंग से रिलेटेड ये क्रेनियल नर्व है. क्रेनियल नर्व नंबर 8. 9, 10, 11 मतलब ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस और एक्सेसरी. इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग आता है कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेगस. 9th कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल. तो ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है. 12th हाइपोग्लॉसल, मतलब आपके टंग से रिलेटेड होती है. मैच द फॉलोइंग करना है, चलो पहले वीडियो को पॉज करके खुद करना. ऑल्फैक्टरी मतलब आपका स्मेल सेंस से रिलेटेड. ऑक्यूलोमोटर मतलब आपकी प्यूपिल से रिलेटेड. फेशियल मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से, और ट्राइजेमिनल मतलब अराउंड टीथ जो आपका क्रेनियल नर्व पास होती है उसको बोला जाता है. बात समझ में आई. दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से याद कर लेना. ऑलराइट ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं. इस टाइम पे सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओगे, बिफोर आई टेल यू, कि आपका कौन सा नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होगा. कौन सा नर्वस सिस्टम आजकल आपका सबसे ज्यादा एक्टिव है. ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे. एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब एक्टिवेटेड होता है पता है, जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोला जाता है. ये आपके बॉडी को किसी भी डेंजर वाली सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है. और अभी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही सबसे ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर में हो, एंजाइटी में हो, डर वाले स्टेज में, मतलब डेंजर से रिलेटेड कुछ भी हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, है ना, इन सारे केस में आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होती है. यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं बताती हूँ. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे अटैच्ड होती है, कि कहाँ इन्वॉल्व होती है, होमियोस्टेसिस. आप कह सकते हो पीस मेंटेन करने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. जैसे अगर आपको रेस्ट करना हो, डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स वगैरह, मतलब नॉर्मल स्टेज में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अटैक होता, आपका एक्टिवेटेड होता है, बट इन डेंजर सिचुएशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अब इस केस में होता क्या है, अभी आप डर जाओगे, सच बताना किसको पहले डर लगा था. डेंजर वाली सिचुएशन में हमेशा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है. अब इमेजिन करो आपको डर लगता है, आपकी फटती है, तो आपके साथ क्या क्या होता है.
बस वही याद करना है। दिस इज योर ट्रिक, यू नो, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हो। जब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करता है। टॉकिंग अबाउट योर आईज, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, प्यूपिल का डायलेट होना, कंस्ट्रिक्ट होना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। जस्ट ट्राई एंड इमेजिन, 2 मिनट मुझे सुनना और फिर कभी आप पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गलती नहीं करोगे। जैसे आप जब डर जाते हो क्या बोलते हो, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब प्यूपिल आपके डायलेट हो जाते हैं। मैं इतनी डर गई कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, है ना। सिलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, आपका मुंह सूख जाता है और पानी पीने का मन करता है ना। आप सारी हॉरर मूवीज अभी इमेजिन करो, क्या होता है, आपका मुंह सूख जाता है, मतलब आपका सलाइवेशन इनहिबिट हो जाता। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए मैं इतना ध्यान से समझा रही हूँ, पूरा अच्छे से सुनना। हार्ट रेट बहुत धक 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 करने लगता है जब डर लगता है ना, मतलब हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाती। आता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी कौन सी है कौन सी नहीं है, ओके। आपकी ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा सांस लेनी होती है। आप कैसे सांस लेते हो, इफ़ यू कैन हियर माई ब्रेथ आउट, तो ऐसे करते हो ना, एकदम गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करते हो, तो आपकी ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है। आपका डाइजेशन इनहिबिट हो जाता है, खाने की तो सूझी नहीं जाती, आपका पेट बहुत दर्द होने लगता है ना। लिवर क्या करता है, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज। आपका डाइजेशन तो हो नहीं पाता, इसलिए लिवर हेल्प करता है कि मैं ही ग्लूकोज को रिलीज कर दूं ताकि बीपी डाउन ना हो जाए, है ना, बेहोश होकर आप गिर ना जाओ डर वाले केस में। तो लिवर एक समझदार है, वो ग्लूकोज का रिलीज करने लगता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किडनी क्या करती है, स्टिमुलेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है ताकि यूरिन आ सके। इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन भी आपका पेरिस्टाइलिस क्या होता है, बेसिकली उसका मूवमेंट होना, वो भी बंद हो जाता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डाइजेशन, लेकिन वो भी अटक जाता है। और ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर रिलैक्स। आपने देखा है कि डर के मारे सूसू हो गई पैंट में, ऐसा देखा है ना आपने हॉरर मूवीज वगैरह में, वो क्यों, क्योंकि ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है डर वाले केस में, इसलिए पूरा यूरिन बाहर निकल जाता है, राइट। ये सारा डर वाला केस सिंपैथेटिक। अब इससे एग्जैक्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे आईज में प्यूपिल डायलेट हो रहे थे, है ना। ट्रिक समझ, अगर पैरासिम्पैथेटिक आपसे पूछा है कि आंखों के साथ क्या होता है, सिंपली सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, आंखें फटी की फटी रहे, मतलब प्यूपिल डायलेट हो रहे थे। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होंगे, यहाँ पे आपका सलाइवेशन और ज़्यादा होगा, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगा, लंग्स आपके कंस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टमक आपका बहुत अच्छा डाइजेशन करेगा, लिवर आपका बाइल रिलीज करेगा, इंटेस्टाइन भी बराबर चलेगी, ब्लैडर भी आपका मस्त कॉन्ट्रैक्टेड होगा। आपको जब यूरिन करने के लिए जाना होगा तभी आप यूरिन करने के लिए जाओगे, है ना। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दी पैरासिम्पैथेटिक एंड इन सिंपैथेटिक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेन क्वेश्चन आता है, राइट। बाकी आज का हमारा ये जो एम था, दिस वाज सुपर स्मॉल, एंड व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। प्लेन्स पढ़ना है, वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स एंड सीजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड आई वुड से प्लीज इस वीडियो को जाके आप देख लेना। ज्योग्राफी की रामबाण वीडियो आप इसे कह सकते हो, बहुत मेहनत से बनाई है, इंक्लूडिंग एनिमेशंस, इंक्लूडिंग एवरी डैम थिंग विच इज रिक्वायर्ड। बहुत सुंदर पिक्चर्स वगैरह, आपका इंटरेस्ट नहीं हटेगा। सो आई वुड से कि अभी तक जितनी भी ज्योग्राफी आपकी पेंडिंग है, यहाँ तक जो आपको करना था आज खत्म कर डालो। दिस वीडियो इज स्मॉल, तो जितना टाइम आपका बच रहा है वो पेंडिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करने में आप लगा दो, ठीक है। बाकी आई विल सी यू टुमारो अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब वीडियो प्लान। दिस वीडियो वाज सुपर स्मॉल, सुपर वो, तो आज आई एम फ्री फॉर यू। जितने भी डाउट्स है कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, नॉट ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन ऑल्सो आस्क मी। अभी तक जितने हमने चीज़ें खत्म करी हैं, सो दैट
एक चेक हो जाएगा, है ना, एक टिक मार देंगे कि हाँ यहाँ तक वी आर डन। तो यहाँ तक अगर आपको पहले के भी जितने भी डाउट्स हैं, यू कैन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन इन टेलीग्राम। आई एम रेडी टू क्लैरिफाई ऑल दैट। ओके, आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय, जय हिंद।